दोस्तों आप में से बहुत सारे बच्चे यूपीएससी के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जाम की प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड तो हैं, लेकिन इस वजह से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं कि भाई इस एग्जाम की नोटिफिकेशन इस साल आएगी भी या नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर नोटिफिकेशन 26 में आने वाली है, 27 में आने वाली है, हम तैयारी स्टार्ट करें या फिर अभी वेट करें। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि भाई शुड यू वेट और स्टार्ट यूर एएलसी प्रिपरेशन। तो आप ये वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कुछ लॉजिक दूंगा कि किस तरीके से आपको इस एग्जाम के लिए प्रोसीड करना है। बट दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस एग्जाम की प्रिपरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है पीवाईक्यूज। क्योंकि दोस्तों यही हमें बताता है कि भाई एग्जाम में किस तरह का पेपर आ सकता है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, कंपोनेंट वाइज वेटेज क्या है। तो आप 2017 के और 2023 के पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं विद आंसर की। आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब दोस्तों हमारी आज की वीडियो क्या है कि भाई शुड यू वेट और स्टार्ट योर एएलसी प्रिपरेशन। तो यहाँ पर हमारा एजेंडा बहुत क्लियर रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई इस टाइम पर स्टेटस क्या है, नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है। सर इन्फॉर्मेशन है कोई कि नोटिफिकेशन आएगी भी या नहीं आएगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। सेकंड चीज कि भाई कौन से ऐसे 3 कारण हैं, 3 रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, हमें ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए नोटिफिकेशन का। एंड थर्ड रीजन कि भाई अगर हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो अपनी जॉब के साथ, अपने एग्जाम के साथ, करंट एग्जाम के साथ जिसको हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, इस प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करें। तो यहाँ पर ये तीनों बातें हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या है कि भाई इस एग्जाम की नोटिफिकेशन का करंट स्टेटस क्या है। देखो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जामिनेशन जस्ट लाइक अदर यूपीएससी आरटी एग्जाम्स रेगुलर नहीं होते हैं। ठीक है, ये एग्जाम 2017 में हुआ था, 2017 के बाद फिर 2023 में हुआ और एक्सपेक्टेड है कि भाई ये एग्जाम इस साल या फिर अगले साल हो सकता है। अब ये एक्सपेक्टेड क्यों है? देखो एक्सपेक्टेड इसलिए है कि भाई जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है वो कहती है कि भाई इस टाइम पर अराउंड 54 वैकेंसीज असिस्टेंट लेबर कमिश्नर पोस्ट की हैं। इनमें से कुछ वैकेंसीज डायरेक्ट प्रमोशन के थ्रू फिल की जाएंगी और कुछ वैकेंसीज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू फिल करी जाएंगी। तो अगर हम 54 का 50% भी माने कि भाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आप फिल करोगे तो 54 का 50% हो गया 27। तो अराउंड 28 वैकेंसीज इस टाइम पर हैं इन दी एएलसी पोस्ट जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू फिल होंगी। तो दोस्तों इस वजह से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि भाई नोटिफिकेशन जल्दी आ सकती है। अदरवाइज ये कोई इंफॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं है कि भाई रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अभी जो इंफॉर्मेशन वो यही है कि भाई वैकेंसीज का नंबर आइडेंटिफाई हो रखा है, लगभग 54 वैकेंसीज हैं, उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डीपी और डीआर कैटेगरी में। और डीआर कैटेगरी वाली जो वैकेंसीज है उनके लिए फिर रिक्रूटमेंट प्रिपेयर की जाएगी, वो रिक्रूटमेंट फिर यूपीएससी को जाएगी और फिर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। तो यहां पर अभी तक रिक्रूटमेंट प्रोसेस इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए स्टार्ट नहीं हुआ है। एज पर द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इट इज येट टू स्टार्ट। अब आप में से बहुत सारे बच्चे तो ऑलरेडी जानते हैं कि भाई रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता क्या है, लेकिन जो खिलाड़ी यहाँ पर नए हैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन में उनको मैं बताना चाहूंगा कि देखो जब भी कोई बॉडी अपनी किसी पर्टिकुलर वैकेंसीज के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है किसी दूसरी बॉडी से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बॉडी कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसकी एक वैकेंसी है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की, राइट। अब इस पर्टिकुलर वैकेंसीज के लिए मिनिस्ट्री खुद एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा रही है, मिनिस्ट्री रिक्वेस्ट कर रही है किसको, यूपीएससी को, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को, कि भाई मैं आपको बता रही हूं कि मेरी इतनी वैकेंसीज हैं, फॉर एग्जांपल 27 वैकेंसीज हैं फॉर द पोस्ट ऑफ एएलसी, आप इसके लिए एग्जाम कंडक्ट करवा दो। तो यहाँ पे यूपीएससी को रिक्वेस्ट जो जा रही है ना, उस रिक्वेस्ट को प्रिपेयर करने का प्रोसेस है रिक्वेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे जब ये रिक्वेस्ट जाएगी उसके लगभग 3 महीने के बाद यूपीएससी लगभग जो है नोटिफिकेशन रिलीज करती है और फिर आपको एग्जाम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एटलीस्ट एज पर दी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लगभग 6 से 8 महीने हैं नोटिफिकेशन आने में। मैं मिनिमम टाइम कह रहा हूं, टाइम इससे ज्यादा ही लगेगा, जल्दी नोटिफिकेशन आने के चांसेस नहीं है। और जहां तक हमारा अनुमान अभी इस टाइम पर है वो यही है कि भाई 27 में नोटिफिकेशन आएगी, 26 में नोटिफिकेशन आने के चांसेस ऑलमोस्ट रेयर है। क्लियर है? आगे बढ़े, करंट स्टेटस पता लग गया। अब थोड़ी सी डिमोटिवेशन हुई होगी कि सर अब तो नोटिफिकेशन इस साल आ ही नहीं रही तो प्रिपरेशन करके फायदा क्या। बट दोस्तों फायदा है, तभी मैं आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। फायदा क्या है? देखो अगर आप एएलसी एग्जाम के सिलेबस को गो थ्रू करोगे तो आपके चेहरे पे स्माइल पक्का आएगी। क्यों आएगी स्माइल? कि भाई सिलेबस काफी कम है। आपको अगर आप चाहो तो कंपोनेंट्स को उंगलियों पे काउंट कर सकते हो। ठीक है कि भाई करंट अफेयर्स है, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, हायर एंड लेबर लॉ है, सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू लेबर है। बस यही सिलेबस है। तो यहां पर आपको सिलेबस देख के स्माइल आ जाती है। बट दोस्तों दिक्कत क्या है? दिक्कत यह कि जब सिलेबस कम होता है तो सिलेबस में डेप्थ बढ़ जाती है। आप लोगों से हायर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी,
या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू लेबर में काफी क्वालिटी, काफी डेप्थ में क्वेश्चन पूछते हैं, जिसके लिए नॉर्मल प्रिपरेशन इनफ नहीं है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप इस एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, देखो भले ही यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है कंपेयर टू एपीएफसी या फिर ईओओ, बट फिर भी यहाँ पर क्रीम पार्टिसिपेट करती है, क्वालिटी एस्पिरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो कट ऑफ अच्छी खासी ही जाती है। तो यहाँ पर अगर आपको उनके बीच में सक्सीड करना है तो आपको प्रिपरेशन काफी अच्छी करनी पड़ेगी। अच्छी से मेरा मतलब क्या है, काफी डेप्थ में करनी पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश भी सॉरी क्वांट और इंग्लिश आता है, सॉरी क्वांट और करंट अफेयर आता है, यही तो आप हटा दीजिए यहाँ से। तो इनको भी आपको रेगुलरली प्रिपेयर करना पड़ेगा। और ये कंपोनेंट्स ऐसे हैं जहां पर अगर आप रेगुलरली प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपकी रिदम बनी हुई है, जैसे ही आपने इनकी प्रिपरेशन छोड़ी आप डाउन हो गए। तो यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे एटलीस्ट 1 घंटा क्वांट और 1 घंटा करंट अफेयर की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आप अभी किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए इन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो फिर आपको इन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करना चाहिए। दूसरी बात कि भाई आईआर एंड लेबर लॉ यहाँ पर एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम के लेवल के नहीं आएंगे। वो लेवल काफी कम था, भले ही वो आपको टफ लग रहा हो उस टाइम पर भी, बट वो काफी कम था। यहाँ पर लेवल काफी अच्छा है। अगर आप पुराने पेपर देखोगे जिनको डाउनलोड करने का ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, तो आप देखोगे कि भाई यहाँ पर आईआर एंड लेबर लॉ में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी पिक करी हैं। इन्होंने हर एक एक्ट से लगभग 5-5, 6-6 क्वेश्चन डेप्थ में पूछे हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी है, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी है, स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी है, फैक्चुअल क्वेश्चन भी है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है, एनालिटिकल क्वेश्चंस भी है। तो हर तरह का क्वेश्चन है, इसलिए आपको आईआर एंड लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी को काफी डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। एंड दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिलेबस अब थोड़ा सा चेंज होने की संभावना है। क्यों? कि भाई लेबर कोड्स आ चुके हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने लेबर लॉ से ढंग से पढ़ लिए थे अपने एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम की प्रिपरेशन में, बट आप लोगों ने लेबर कोड उतने ढंग से नहीं पढ़े हैं क्योंकि वो एपीएफसी एग्जाम में नहीं आए थे। तो दोस्तों दिस इज द टाइम जहां पर आप इन 4 लेबर कोड्स को अच्छे से पढ़ लो। अब दोस्तों लेबर कोड्स में एक थोड़ा सा जो है ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि लेबर कोड्स आपको पढ़ने हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो डिफरेंट रेगुलेशंस आ रही हैं, जैसे अगर लेबर कोड में ईएसआईसी के लिए कुछ जो है पॉइंट मेंशन कर रखा कि भाई आप लोगों को इस टाइम पर ईएसआईसी इतने सैलरी पे काटना है, तो वो अब रेगुलेशंस ईएसआई ने रिलीज कर दी, तो वो रेगुलेशंस भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो लेबर कोड भले ही देखने में सिर्फ 4 है, बट इनके साथ जो रेगुलेशन जब अटैच हो जाती हैं तो सिलेबस काफी वास्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि आप धीरे धीरे कछुए की चाल से अपने टारगेट की तरफ, अपने गोल की तरफ बढ़ते रहो। अब दोस्तों पेपर भी क्वालिटी आता है। अगर आप पेपर देखेंगे तो ऐसा पेपर नहीं है कि भाई कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा पेपर में अच्छे नंबर ले आएगा। बहुत मेहनत करने वाला बच्चा ही इस पेपर में अच्छे नंबर ला सकता है। तो यहां पर आप लोगों को रिक्रूटमेंट टेस्ट आसान देखने को नहीं मिलने वाला। आप पुराना पेपर चेक कर लो, पेपर काफी अच्छा आता है और बहुत अच्छे कंसेप्ट आप लोग अगर होंगे तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। कमांड अगर आपकी प्रिपरेशन में होगी तभी आप एक अच्छा स्कोर यहां पर लेकर आ पाएंगे। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंक्रीजिंग कंपटीशन। देखो सिर्फ 4000 के आसपास बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था 2017 में, लेकिन अगर हम 2023 की बात करें तो कंपटीशन 3 टाइम्स बढ़ के अराउंड 10,000 हो गया। और इस बार क्योंकि इस एग्जाम की अवेयरनेस काफी बढ़ चुकी है हमारी वजह से या फिर किसी और की वजह से, तो बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा में एनरोल हो चुके हैं, जो कि इसकी एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी इस एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए। तो अब इस बार आपको कंपटीशन और ज्यादा देखने को मिलने वाला है, तो इसलिए आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब दोस्तों यहां पर मैं ये जरूर कहूंगा कि प्रिपरेशन बहुत एक्सटेंसिवली स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप पूरे दिन 6-7 घंटे इसी एग्जाम की प्रिपरेशन में दे रहे हो, दैट इज नॉट द राइट केस, और ना ही वो डिमांड है। देखो इस एग्जाम की नोटिफिकेशन के बाद भी आपको 3-4 महीने मिलने वाले हैं। आप सिलेबस आराम से उस टाइम पर भी कवर कर सकते हो। इस टाइम पर अगर आपने एक बार सिलेबस गो थ्रू कर लिया होगा तो आप उस टाइम पर कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो मेरी आपको बस सजेशन यही है कि दिन में 1 से 2 घंटे मैक्सिमम अगर आप निकाल पाए तो इस प्रिपरेशन को टच में रखिए, करते रहिए धीरे धीरे, ताकि आपको एग्जाम की नोटिफिकेशन के बाद एकदम लोड महसूस ना हो कि यार अब मुझे बहुत ज्यादा करना है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव पढ़ो, अपने करंट एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ इस एग्जाम की प्रिपरेशन को भी पूरा मैनेज करो, नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटा मैक्सिमम। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं 1 घंटा 1.5 घंटा भी नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो आप वीकेंड्स पे 2-3 घंटे इस एग्जाम के प्रिपरेशन में लगा सकते हो। दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर नेक्स्ट 1 ईयर और 8 मंथ। ठीक है, आगे बढ़े। अब दोस्तों कैसे मैनेज करना है, देखो आप में से बहुत सारे लोग जॉब के साथ इस एग्जाम को मैनेज कर रहे होंगे, कुछ लोग एग्जाम की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं, जैसे सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन काफी लोग कर रहे हैं, कुछ लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ लोग एसएससी सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरबीआई नाबार्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपके पास टाइम काफी कम है इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। आप ऑलरेडी किसी और मेन टारगेट की तरफ बढ़ रहे हो, तो यहाँ पर
टाइम ज्यादा डिवोट नहीं कर सकते हो। और दूसरी बात कि भाई नोटिफिकेशन ना आने की वजह से ना तो एनर्जी बहुत ज्यादा है और ना ही मोटिवेशन बहुत ज्यादा है कि भाई इस एग्जाम की तैयारी करें। अगर नोटिफिकेशन आई हुई होती फिर तो मन को समझा लेते कि भाई चलो पढ़ लेते हैं, लेकिन अब नोटिफिकेशन आई नहीं है तो क्या समझाएंगे फिर। एग्जाम तो ये कोई और दूसरा हमारे अभी साइड में है, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर धीरे धीरे कच्चों की चाल से पढ़ते रहिए। आप पहले तो एक बार सिलेबस और पीवाईक्यूज गो थ्रू कर लीजिए ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि भाई मुझे इस एग्जाम के लिए ये पढ़ना है। दूसरी बात कि आप 2 घंटे डेली निकालना शुरू कर दीजिए फॉर नेक्स्ट 3 मंथ, ताकि एक बार सिलेबस गो थ्रू करके अपने नोट्स बना के रख दो। एंड दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप थोड़े से यहाँ पर डेली जो है कंसिस्टेंट रह के तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अगर आप रिदम ब्रेक करेंगे ना तो फिर आपको धीरे से दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही मेरी सलाह है कि अगर प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो तो करके एक बार छोड़ दो, नोट्स बना के रख लो, ठीक है। उसके बाद जब नोटिफिकेशन आएगी तो दोबारा पिक कर लेना, एक बार पढ़ा हुआ होगा तो दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा केस कि अगर अभी स्टार्ट नहीं करनी तो अपना जो मेन टारगेट एग्जाम फॉर एग्जांपल यूपीएससी सीएससी है उसके प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट कर देना, अगर प्रीलिम्स अच्छा ना हुआ हो, ठीक है। तो टाइम है, आप कभी भी अगले 1 साल में 3 महीने निकाल के एक बार सिलेबस को गो थ्रू कर लीजिए। यही मेरा अल्टीमेट सजेशन है। तो अगर आपको कोई और डाउट है, कोई क्वेरी है रिगार्डिंग असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जामिनेशन, आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, सॉरी। और कोई भी अगर और भी दिक्कत है आप लोग वहां पर भी मेंशन कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।